देखो डिफ्रैक्शन कोई बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक नहीं है। इंटरफेरेंस से काफ़ी कुछ चीज़ें मैच करेंगे यहाँ पे, कुछ ही डिफरेंट भी होंगे, देखते हैं भी धीरे एक एक करके। तो पहले मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ कि डिफ्रैक्शन तुमने देखा तो नहीं होगा, खैर जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं मतलब बताता हूँ होता क्या है। जैसे इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा कमरा है, मतलब एक कमरा है, एक रूम है, हर तरफ से पैक है बिल्कुल, और हमने कमरे की जो दीवार है उसमें एक छोटा सा होल कर दिया, होल। उस कमरे के बाहर तुम खड़े हुए हो, कमरे में पूरा अंधेरा अंधेरा एकदम, तो सब हर तरफ से बंद। उस होल में से तुम बाहर से टॉर्च जलाओ तो क्या होगा? तुमने टॉर्च जलाई, टॉर्च जला के तुम देखोगे होल में से लाइट चली यहाँ से टॉर्च से, और लाइट जला के क्या बिल्कुल देखोगे सामने दीवार पे, जैसे लाइट अगर जलाओगे, टॉर्च अगर जलाओगे तो क्या बिल्कुल दीवार पे सामने टॉर्च के जैसा एक गोला दिखाई देगा लाइट का? है? लेकिन अगर अपन ओवरऑल बात करें तो तुम्हें लाइट का एक गोला सामने दीवार पे दिखाई देगा, सही है ना? बिल्कुल जैसा गोला है, तुम्हें लगेगा सर ये लाइट का एक गोला है, बीम है लाइट की, यहाँ से चली और सामने ऐसे दीवार पे जाके एज इट इज बन गया। ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर हम उस होल को छोटा कर दें, छोटा कर दें, छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें, हम उस होल को छोटा करते चले जाएं और बहुत छोटा कर दें, तो पता क्या होगा? लाइट जाएगी होल में और होल को जब क्रॉस करेगी ना, फैल जाएगी। होल में से जब पास करेगी ना, स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन, जो कि डेली लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलता है। लाइट का डिफ्रैक्शन डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता ये भी तुम्हें पता चलेगा आगे अभी। हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल वेक्टर के हिसाब से होता तो फिर तो बस एक बीम टाइप की निकलती, मतलब स्प्रेड नहीं होती। हाँ, स्प्रेड नहीं होती, तो इसलिए ये वेव नेचर है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों वेव नेचर को शो करते हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या है, इसको अब थोड़ा डायग्राम पे आते हैं। कि मान लो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड की शीट है। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा समझना अच्छे से, कुछ चीज़ रटने भी पड़ेंगे। एक कार्डबोर्ड की शीट है और हमने उसमें बीच में अच्छा खासा हमने स्पेस बना लिया, स्लिट बना ली, स्लिट, लेकिन अच्छी खासी स्लिट। स्लिट की विड्थ ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है स्लिट की विड्थ। हमने ऐसी स्लिट बना ली इसमें। अब क्या हुआ, यहाँ से लाइट आई, लाइट आ रही है इधर से, ये प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट यहाँ से आ रहा है, ऐसे वेव फ्रंट यहाँ पे आया। इस जगह पे हमने पढ़ा था वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करता है, न्यू सोर्स की तरह काम करता है। वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर पॉइंट एक न्यू सोर्स की तरह काम करता है। तो इसका मतलब एक बहुत इनफाइनाइट, ऐसे क्या इनफाइनाइट सोर्स में बना सकता हूँ यहाँ पे। ये जो वेव फ्रंट है, क्या इस वेव फ्रंट पे मैं इनफाइनाइट सोर्स बना सकता हूँ? यस। और हर सोर्स एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और वो अपना अपना आगे वेव फ्रंट बनाएंगे सारे मिलके। अब सुनना बेटा, ये वेव फ्रंट आ रहा था चल के यहाँ से ऐसे, तो इसके ऊपर और इसके नीचे वो तो खत्म, वो तो ब्लॉक हो गया। केवल वही तो काम आएगा जो इसके थ्रू पास करेगा, जो इस रीजन में आ रहा होगा, इस ओपनिंग रीजन में आ रहा होगा, वही तो आगे कुछ काम करेगा। यस सर। जो कार्डबोर्ड से कवर हो गया, कार्डबोर्ड की ओपनिंग के सामने नहीं आ रहा है, स्लिट के सामने नहीं आ रहा है, वो तो खत्म हो गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ब्लॉक हो गया कार्डबोर्ड से। अब बहुत सारे सोर्सेज हैं
ये सोर्स है, नए सोर्स इनफाइनाइट सोर्स है, ये सब पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, अपना अपना वेवफ्रंट बनाएंगे। तो जैसे ये वाला है, इसने अपना वेवफ्रंट कैसे बनाया, देखो ऐसे बनाता क्या आगे, ऐसे ये बनाएगा अपना आगे, ऐसे ये बनाएगा, ऐसे सारे अपना अपना वेवफ्रंट बनाएंगे। और पॉइंट सोर्स के लिए जो वेवफ्रंट की शेप होती है वो कैसी होती है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेंगे हर पॉइंट सोर्स के लिए, हर न्यू सोर्स के लिए। अब जब मैं इनको कंबाइन करूंगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे समझना। अब मान लो हमें नेक्स्ट वेवफ्रंट बनाना हो, नया वेवफ्रंट, अगला वेवफ्रंट कैसे बनेगा, तो क्या अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, टेंजेंशियल प्लेन, सबका जो वेवफ्रंट है उस पर टेंजेंशियल प्लेन डालो। तो डालो टेंजेंशियल प्लेन, कैसे डालेंगे, देखना 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 ध्यान से। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ये बन गया नया वेवफ्रंट, ये बन गया नया वेवफ्रंट। अब अगर मुझे यहाँ पे रेज बनानी है, लाइट रेज, तो लाइट रेज हमेशा वेवफ्रंट के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो बनाओ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये इधर ऐसे, इधर ऐसे। ये समझ में आया? अब इससे एक बात देखने को मिल रही है कि सर मैक्सिमम लाइट तो सीधी निकल गई, मैक्सिमम एनर्जी तो सीधी निकल गई, साइड में बहुत थोड़ी सी इंटेंसिटी गई है, बहुत कम लाइट रे जैसी थी, लाइट की बहुत कम इंटेंसिटी है जो कि साइड्स में गई। मैक्सिमम लाइट कैसे निकल गई, कैसे निकल गई, स्ट्रेट। मतलब दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। वो तुम जानते ही कि भाई लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेट करती है, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेट करती है, वही तो हो रहा है अभी। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि टॉर्च लेके खड़े हो गए यहाँ पे और सामने दीवार पे टॉर्च का गोला बन गया एकदम, बिल्कुल वही चीज़ है। समझ में आया? Yes, sir. ये हो गया। अब इसी में सोचो कि हम इस होल को छोटा करते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं। ये जो स्लिट है, इस स्लिट को छोटा करते हैं हम लोग। सर और स्फेरिकल बनती रहेंगी, मतलब सेकंड। हाँ, देखना देखना, हमने क्या किया, उस स्लिट को बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया उस स्लिट को। जो स्लिट की विड्थ थी उसको हमने बहुत कम कर दिया। अब फिर से वेव फ्रंट आया, लाइट आई यहाँ से, मतलब फिर से वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसे वेव फ्रंट लाइट आ रही है। अगेन इस वेव फ्रंट पे लाई करने वाले हर पॉइंट का एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। Yes, sir. लेकिन ये विड्थ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि ऐसा मान सकता हूँ कि एक या दो सोर्स आ रहे हैं उस पर, बस एक सोर्स मान लो कि एक सोर्स है, तो बस एक ही पॉइंट है उस पर, इतना छोटा है वो स्लिट का विड्थ। तो अगर एक पॉइंट आ रहा होगा तो वेव फ्रंट बनाओगे तो उसके तो स्फेरिकल से ही बन जाएंगे वेव फ्रंट दोबारा से। कैसे बन जाएंगे, स्फेरिकल। तो लाइट रेज कैसी बनेंगी, ये ऐसे बनी, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, हर जगह जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहले हो रहा था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? No, sir. यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही थी और हर जगह फैल गई, हर जगह फैल गई। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये सर पेनहोल के अंदर कैसे काम कर रहे हैं सर, उनमें तो डिफ्यूज होनी चाहिए लाइट सब्जेक्ट। किस में बेटा? सर पेनहोल के अंदर। हाँ 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 हाँ। सर उसमें भी छोटा सा ही पॉइंट होता है, तो सर उसमें तो मतलब क्लियर नहीं पड़ती है। तो उसमें क्या नहीं पड़ती है बेटा? सर पेनहोल के अंदर जो इमेज बनती है सर वो तो एकदम क्लियर और साफ होती है सर। हाँ, तो साफ तो बनेगी ना, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, इमेज साफ क्यों नहीं बनेगी?
सर क्योंकि यहाँ पे तो स्प्रेड हो जा रही है, तो मतलब एक सिंगल पॉइंट पे मतलब नहीं जाएगा। बेटा उससे थोड़ी मतलब है, वो तो तुम जैसे मान लो रेस को तुम्हें कन्वर्ज करना है कि लेंस लगा के तुम कन्वर्ज कर सकते हो, किसी एक जगह पे कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। तुम्हें कन्वर्जिंग कहीं जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहो कन्वर्ज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ का लेंस लगा दो, ठीक है ना। यस। अब सुनना, यहाँ पे इसके सामने तो बिल्कुल लाइट पहुँच गई। यहाँ पे मान लो सामने स्क्रीन रखी हुई है, मान लो सामने रखी हुई स्क्रीन, तो ये जो लाइट है सामने बिल्कुल लाइट पहुँच गई इतने रीजन में, तो ब्राइट दिखाई देगा। उसके अगल बगल क्या दिखाई देगा? कम इंटेंसिटी में दिखेगी, मतलब एक तरह जीरो मान लो, डार्कनेस होगी, जिसे बोलते हैं शैडो रीजन। भाई शैडो कहाँ बनती है, शैडो क्यों बनती है? हर जगह लाइट पहुंच रही है, जहां लाइट नहीं पहुंच पा रही है क्या वही शैडो होती है, वही शैडो बन जाती है। यस सर। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मान लो उधर से मेरे सामने से लाइट आ रही है, तो बाकी हर जगह लाइट पहुंच रही होगी, मेरे सामने बस जहाँ जहाँ लाइट मुझसे टकराएगी वहाँ नहीं पहुंच रही होगी पीछे, वही शैडो बन जाएगी मेरी। क्लियर है? यस सर। तो इतने रीजन में तो लाइट जा रही थी, लेकिन इसके अलावा जो रीजन बच गया उसे बोलूँगा शैडो रीजन। लेकिन क्या डिफ्रैक्शन की वजह से शैडो रीजन में भी लाइट पहुंच गई? डिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है जिसमें शैडो रीजन में भी लाइट चली जाती है। तो अब डेफिनेशन पे आ जाओ। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट एनर्जी इन द शैडो रीजन व्हेन इट पासेस थ्रू अपर्चर और ऑब्स्टिकल्स। जब लाइट किसी अपर्चर से पास होती है, किसी ऑब्स्टिकल से पास होती है, तो वो शैडो रीजन में स्प्रेड हो जाती है, उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? सर इस केस में जो मतलब मॉक सेट होगी है, जो यूनिफॉर्मली मतलब ब्राइटनेस होगी ना, किस केस में? सर ये जो डिफ्रैक्शन का केस है उसमें मतलब अगर उतना बड़ा नहीं बेटा, नहीं, पूरी स्क्रीन पे बराबर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा देखने को मिलेंगे, जैसा इंटरफेरेंस। बेटा तुम्हें लग रहा है एक सोर्स है, मैंने समझाया एक सोर्स लेके, बाकी कितना भी छोटा ले लो, एक सोर्स थोड़ी हो सकता है। अच्छा ये सोर्स तो बहुत सारे हैं ना, आपस में इंटरफेयर करेंगे, आपस में इंटरफेरेंस होगा उनमें। स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमा देखने को मिलेगा। अभी आते हैं उस चीज़ पे, बट ये बात समझ में आ रही होगी कि दिस फेनोमेना, दिस इज डेविएशन ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हम जो पहले पढ़ते थे कि लाइट रेक्टिलिनियरली प्रोपेगेट करती है, क्या उससे डेविएशन हो गया, उससे कहानी बदल गई यहाँ पे? क्लियर है? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। एक मिनट वेट करना। अरे उसको बेहतर पानी लेके बोतल रखी हुई है वहीं पर। अब बेटा, अब तुम बोलोगे कि सर हमें नॉर्मली देखने को क्यों नहीं मिलता है, हम क्यों नहीं देख पाते डिफ्रैक्शन डेली लाइफ में, लाइट का डिफ्रैक्शन? ये कब देखने को मिलेगा बेटा? जब अपर्चर का साइज छोटा हो कि बड़ा हो, कब होगा डिफ्रैक्शन? छोटा हो। बट छोटा बड़ा इज द रिलेटिव थिंग। ये तो रिलेटिव चीज होती है। तुम किसको छोटा बोलोगे? चींटी छोटी है कि बड़ी है? चींटी छोटी है बड़ी है? नहीं बोल सकते ना ऐसे, वो तो डिपेंड करता है तुम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो छोटा मतलब किससे छोटा? लाइट की वेवलेंथ से छोटा। किससे छोटा? तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन साइज ऑफ द अपर्चर और ऑब्स्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। जब अपर्चर का साइज, अपर्चर का होल का साइज
जब वेवलेंथ से मैच करेगा, वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, तो हमें लाइट का डिफ्रैक्शन देखने को, मतलब डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब सोचो लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 3600 एंगस्ट्रॉन से लेके 7800 एंगस्ट्रॉन बोलते हैं हम। उतने छोटे साइज के क्या अपर्चर मिलते हैं हमें? उतने छोटे साइज के होल्स देखने को मिलते हैं नॉर्मल लाइफ में हमें? नो सर। नहीं, नहीं ना। इसीलिए लाइट का डिफ्रैक्शन हमें इजीली देखने को नहीं मिलता। साउंड का मिलता है, साउंड का डिफ्रैक्शन तो इजीली देखने को मिलता है हमें, क्योंकि साउंड, अगर मैं वही बता रहा था भी हो, जैसे कमरा है, कमरे में होल है, उस होल में बाहर खड़े होकर तुम चिल्लाओ, कुछ बोलो, वो कमरे में हर तरफ फैल जाएगा तुरंत। मतलब साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उतनी वेवलेंथ के होल्स जनरली रियल लाइफ में मिल जाते हैं। बट लाइट की वेवलेंथ कम होती है, उतना साइज का होल अपर्चर नहीं मिलता है, तो इसका डिफ्रैक्शन मुश्किल होता है। बात समझ में आ रही है? अगर अपर्चर का साइज मैं ए मान लूँ, तो अपर्चर का होल का साइज ए मान लूँ, तो इफ ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा और ए इज कंपेरेबल टू लैम्डा, तो डिफ्रैक्शन होगा। और अगर ए अपर्चर का साइज बहुत बड़ा है लैम्डा से, अगर अपर्चर का साइज लैम्डा से बहुत बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो केवल रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन डोमिनेट करेगा, डिफ्रैक्शन नहीं होगा। वो वाली सिचुएशन होगी जो ऊपर हुई थी, ये होगा फिर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो बताओ डिफ्रैक्शन कब देखने को मिलता है? अपर्चर का साइज वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ के कंपेरेबल। हाँ, अपर्चर का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, तो हमें डिफ्रैक्शन इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कैन बी परसीव्ड इजीली इन डेली लाइफ बट नॉट ऑफ लाइट। साउंड का डिफ्रैक्शन हम डेली लाइफ में परसीव कर सकते हैं, लेकिन लाइट का डिफ्रैक्शन हम डेली लाइफ में परसीव नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस। तो डिफ्रैक्शन का मतलब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है दो टाइप का, एक होता है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। दो टाइप का होता है डिफ्रैक्शन, एक फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन और एक फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन क्या होता है? पहले फ्राउनहोफर समझते हैं। फ्राउनहोफर देखो, डिफ्रैक्शन का मतलब होगा क्या? एक लाइट का सोर्स होगा, बीच में स्लिट होगी, स्लिट, और एक स्क्रीन होगी। ये तीन चीज़ तो होंगी, सोर्स होगा, स्लिट होगी, स्क्रीन होगी। तो अगर सोर्स और स्क्रीन दोनों स्लिट से इनफाइनाइट दूरी पे है, दोनों इनफाइनाइट दूरी पे हैं, उसे बोलते हैं, मतलब उस केस में जो डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा उसे बोलेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन? कब बोलेंगे डिफ्रैक्शन को फ्राउनहोफर हम? जब सोर्स, लाइट का सोर्स और स्क्रीन दोनों ही स्लिट से या डिफ्रैक्टर से इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो, तो बोलेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। और वही हमारे सिलेबस में भी है, वही पढ़ना भी है हमें। अब तुम बोलोगे कि सर इनफाइनाइट सेपरेशन पे कैसे हो सकता है? बोलो,
कि सर कोई चीज़ मान लो, अरे बातें नहीं, ये माइक बंद कर लो। अगर कोई सोर्स इनफाइनाइट दूरी पे है तो बेटा मतलब पॉसिबल है इनफाइनाइट दूरी पे है, मतलब बहुत दूर। इनफाइनाइट क्या होता है, मतलब बहुत दूर हो जाएगा इनफाइनाइट तो, और अगर बहुत दूर रख दोगे तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। सन और स्क्रीन को ले सकते तो स्क्रीन के रिस्पेक्ट, स्लिट के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। नहीं 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 तरीका है हमारे पास इनफाइनाइट बनाने का। देखो ये मान लो ये सोर्स है, ये इनफाइनाइट दूरी पे नहीं रखा है, बहुत पास पर रखा है इसके, लेकिन हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हमने सोर्स को रख दिया। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हमने सोर्स को रख दिया। अब क्या सोर्स से निकलने वाली रेज सारी पैरेलल हो जाएंगी? यस सर। मतलब स्लिट के लिए हम पूछे भाई सोर्स कहाँ पे है तो क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी पे। हो गया ना इन्फिनिटी पे, और क्या चाहिए? समझ में आया? यस सर। सेम चीज यहाँ भी है, सेम चीज यहाँ है कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन के फोकस पे एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दो, मतलब एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। अब इसके लिए मतलब इसके तो फोकस पे, लेकिन इसके लिए स्क्रीन कहाँ होगी? इससे पूछोगे स्क्रीन कहाँ पे तो क्या बोलेगा? इनफाइनाइट पे। है कि नहीं बोलो? यस सर। तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से हम सोर्स और स्क्रीन को इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जा रहे हैं फ्रॉम द स्लिट। एक लेंस यहाँ लगा दिया, एक लेंस यहाँ लगा दिया, इसके फोकस पे सोर्स रख दिया, इसके फोकस पे स्क्रीन रख दी, बस खत्म। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का मतलब है व्हेन बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। और फ्रेस्नेल का मतलब क्या है? जो फ्राउनहोफर नहीं है वो फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? आइदर सोर्स और स्क्रीन दोनों में से कोई भी अगर फाइनाइट सेपरेशन पे है तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हो गया, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हमें अब इसमें इस टॉपिक में हमें कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। समझेंगे लेकिन याद भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें रटना पड़ेगा इसमें। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ही हमारे सिलेबस में है, जिससे हम कई बार सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोल देते हैं डायरेक्टली। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं। मान लो ये एक सिंगल स्लिट है, एक स्लिट है, ये पूरा कार्डबोर्ड है, उसमें हमने एक स्लिट बना दी। स्लिट का जो विड्थ है वो ए है, ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट। यहाँ पे लेंस लगा दिया, सोर्स रख दिया फोकस पे, ताकि जो रेज है वो पैरेलल हो जाए, यानी कि वेव फ्रंट प्लेनर हो जाए, प्लेनर वेव फ्रंट बन गया है। यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा। अब डिफ्रैक्शन होने का मतलब तुमने सामने जो स्क्रीन रखी हुई है उस स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे। डिफ्रैक्शन होने का मतलब है, ऐसा देखा गया कि सामने जो स्क्रीन हमने रखी हुई है इस स्क्रीन पे क्या बनेगा? मैक्सिमम। जैसे इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा बनते थे, बिल्कुल वैसे ही मैक्सिमा मिनिमा यहाँ भी बनते हैं।
सर ऐसा पॉसिबल है कि मतलब अपर्चर इतना छोटा कि सिर्फ एक सिंगल वेवलेट मतलब एक सिंगल वेव सेकेंडरी वेव को मैंने तो मतलब सर मतलब फिर इंटरनेट काफी नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, तुम कितना भी छोटा कर लो। एक पॉइंट का कोई साइज होता है क्या? ये सब समझ गया। नहीं ना, पॉइंट का कोई डायमेंशन थोड़ी होता है। हमने बोला है वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर पॉइंट एक नई सोर्स की तरह काम करता है। हाँ यस ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे भी जैसा इंटरफेरेंस में हमें पैटर्न देखने को मिलता था, फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलता था, लाइट ब्राइट डार्क मतलब ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज मैक्सिमम मिनिमम, सेम यहाँ भी मिलता है। सवाल में तुम्हें समझ जाना है कि अगर सिंगल स्लिट की बात हो रही है तो डिफ्रैक्शन का सवाल है, और अगर दो स्लिट दे रहा है मतलब इंटरफेरेंस का सवाल है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में देख के तुम्हें अच्छे समझ जाना है। क्वेश्चन में केवल एक स्लिट दी हुई है मतलब डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, अगर दो स्लिट साथ में बात हो रही है तो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। तो ये स्लिट है, स्लिट की विड्थ ए है, स्लिट की विड्थ ए। अब सबसे पहले तो हम याद करेंगे कि कहाँ पे क्या बनेगा फिर बाद में उसका लॉजिक समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ पहले याद करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक जो बताऊंगा वो केवल तुम्हारे बोर्ड के लिए बताऊंगा। अगर तुम्हें बोर्ड नहीं देना हो तो मैं लॉजिक बताता ही नहीं, वो काम का कुछ है नहीं, वो कुछ काम नहीं है उसका। तो इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं मोस्टली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं डिफ्रैक्शन पे। बस तुम्हें एग्जाम देना है तो इसलिए बताऊंगा, लॉजिक पूछ लेता है वहाँ पर। तो पहले याद करना है, क्या याद करना है देखो। स्लिट की विड्थ थे, स्लिट के सेंटर से हमने आगे बढ़े यहाँ पे मिलाया स्क्रीन को। स्लिट के सेंटर से हम आगे बढ़े, यहाँ पे स्क्रीन से मैच करा दिया। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज, अभी इनको छोड़ दो, अभी ए साइन थीटा को छोड़ दो। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो है ये है सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, जैसे वहाँ होता था सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फिर बनता था फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, ऐसे यहाँ भी है। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा के बाद फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा। ऐसे यहाँ पे नीचे भी सेम, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा। यहाँ तो कोई सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं यहाँ तक तो। बोलो, कोई डाउट? बोलो। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि सर वहाँ पे भी सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, फिर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेम यहाँ भी ऐसा ही है। अच्छा, सेंटर पे बिल्कुल बन गया सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेम ऑन लोअर साइड आल्सो। अच्छा, अब देखना, मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे, कोई पॉइंट ले लो, उसको सेंटर से ज्वाइन किया, इस एंगल को थीटा मान लिया। क्या बता सकते हो वहाँ पे मैं अगर दो रेज बनाऊँ, दो रेज, एक रे यहाँ से और एक रे यहाँ से, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा? बता सकते हो? बोलो। इंटरफेरेंस से रिलेट कर लो। इंटरफेरेंस में क्या होता था? दो स्लिट होती थी, किसी पॉइंट पे देखना होता था भाई पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो कैसे देखते थे? अगर ये एंगल थीटा है तो डी साइन थीटा, यही होता था। यस सर। तो यहाँ भी तो भाई यार, इन दोनों की भी दूरी कितनी है? ए, सेंटर से एंगल थीटा, तो कोई भी पॉइंट लोगे वहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा आएगा। अब सेंट्रल मैक्सिमा पे थीटा कितना हो गया? यहाँ पे देखो सेंटर वाली लाइन के लिए थीटा कितना हो गया? 0।
सेंटर वाली लाइन के लिए थीटा 0 मतलब साइन थीटा 0, कहने का मतलब जब ए साइन थीटा 0 होता है तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। जब ए साइन थीटा 0 होता है तो सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो ऑब्जर्वेशंस पे आ जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, लॉजिक बाद में निकालेंगे इनका। पहले तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा वो तो समझ ले पहले, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो बात की बात है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई कि मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जो स्क्रीन का सेंटर है वहाँ पे मैक्सिमा बना, मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन का मतलब है ए साइन थीटा बराबर 0। बोलो क्लियर? यहाँ तक क्लियर? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने कि जो स्क्रीन का सेंटर है, स्क्रीन के सेंटर पे मैक्सिमा बन गया। मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, यानी ए साइन थीटा बराबर 0। फिर हमने देखा यार मिनीमा कहाँ बन रहे हैं, चलो बताओ। फर्स्ट मिनीमा, सेकंड मिनीमा, थर्ड मिनीमा, ये मिनीमा बन रहे हैं। तो मिनीमा कहाँ पे बन रहे हैं जरा बताओ। पहले कहाँ बनते थे मिनीमा? इंटरफेरेंस में डी साइन थीटा बराबर 2n - 1 लैम्डा बाई 2, यही बनते थे पहले। पहले मैक्सिमा कहाँ बनते थे? डी साइन थीटा बराबर, यहाँ पे ए साइन थीटा बराबर एल लैम्डा पे मिनीमा बनता है। कैसे बनता है वो बात की बात है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा अभी वो देख रहे हैं, बस वो पढ़ रहे हैं अभी। क्यों हो रहा है वो बात की बात है। सारी कहानी बदल गई। यहाँ तो पहले पढ़ा था डी साइन थीटा बराबर एल लैम्डा मैक्सिमा बनता है, यहाँ क्या बोल रहा है कि ए साइन थीटा बराबर एल लैम्डा बनेगा मिनीमा। बोलो क्लियर? यस सर। तो डिफ्रैक्शन में ध्यान रखें ए साइन थीटा बराबर एल लैम्डा पे बनता है मिनीमा, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आगे चलता जाएगा। मतलब फर्स्ट मिनीमा की बात करूं, फर्स्ट मिनीमा कहाँ बनेगा? फर्स्ट मिनीमा बनेगा ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे। सेकंड मिनीमा कहाँ बनेगा? ए साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा पे। तो डायग्राम में समझ लेते हैं। डायग्राम में देखो फर्स्ट मिनीमा, ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनीमा बना है ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे। और अगर नीचे सेकंड मिनीमा देखोगे तो बनेगा ए साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा पे। थर्ड देखोगे ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा पे। कोई डाउट? कोई डाउट? थर्ड ऑब्जर्वेशन, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। पहले मैक्सिमा बनता था इंटरफेरेंस में एल लैम्डा पे और मिनीमा बनता था 2n - 1 लैम्डा बाई 2 पे। इन डिफ्रैक्शन मिनीमा बनता है एल लैम्डा पे। मैक्सिमा कहाँ बनेगा डिफ्रैक्शन में? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा? ए साइन थीटा बराबर ए साइन थीटा बराबर ए साइन थीटा बराबर 2n माइनस ना लिख के 1 प्लस लिख दिया है। ए साइन थीटा बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब तुम बोलोगे सर प्लस क्यों लिखा है, माइनस में क्या दिक्कत है? सोचो माइनस में क्या दिक्कत है? n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा? मतलब ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2 पे पहला मैक्सिमा बन रहा है। अब तुम बोलोगे सर बीच में कौन रह गया? बीच में क्या रह गया? लैम्डा बाई 2। सर लैम्डा बाई 2 पे क्या आएगा फिर? ए साइन थीटा। आपने बोल दिया कि ए साइन थीटा बराबर 0 पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमम, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे बनता है मिनीमा, तो बीच में लैम्डा बाई 2 भी तो रह गया।
तो सर लैम्डा बाई 2 पे क्या बनता है? लैम्डा बाई 2 पे कुछ नहीं बनता। देखो ये हमें याद रखना है अलग से डिफ्रैक्शन में कि ए साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2 पर कुछ नहीं मिलता, ना मिनिमा ना मैक्सिमा। बोलो क्लियर? क्लियर है? यस सर। ए साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2 पे पहले तो इंटरफेरेंस में सब कुछ मिलता था। इंटरफेरेंस में हम देखते थे कि 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा मैक्सिमा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 ये मिनिमा। यहाँ पे कहानी बदल गई। ए साइन थीटा बराबर 0 पे मैक्सिमा, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद लैम्डा 2, लैम्डा 3 लैम्डा पे मिनिमा, लैम्डा बाई 2 पे कुछ नहीं, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 पे मैक्सिमा। फिर से एक बार तीनों पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीन के सेंटर पे यानी ए साइन थीटा बराबर 0 मैक्सिमा बना। फिर ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा लोगे, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लैम्डा, वहाँ मिनिमा बनेंगे। और फिर ए साइन थीटा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 यानी लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स लोगे, वहाँ मैक्सिमा बनेंगे। लेकिन ए साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2 पे कुछ नहीं मिलेगा। क्या तक क्लियर है बेटा बात? यस सर। डायग्राम में समझ लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा ए साइन थीटा बराबर 0, फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, सेकंड मिनिमा ए साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा, लैम्डा बाई 2 कुछ नहीं। फिर फर्स्ट मैक्सिमा जो मिलता है वो ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2। कोई डाउट है? तक आगे बढ़ो। फोर्थ पॉइंट, ये भी देखा गया, हमने इंटरफेरेंस पे देखा था कि भाई सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है। इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था? अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी आई नोड है तो मैक्सिमा की 4 आई नोड होती है, मिनिमा की 0 होती है। ये पढ़ा था इंटरफेरेंस में हमने। मैंने तुम्हें इंटेंसिटी का ग्राफ भी बनवाया था। कैसा बना था? साइन कॉस का जो कर्व बनता है बिल्कुल एक जैसी, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4 आई नोड। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया? इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमास आर नॉट सेम। मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी सेम नहीं है। सारे मैक्सिमा यहाँ पे बराबर इंटेंसिटी के नहीं है। इट डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर से दूर जाते हैं तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती है। फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम में बताऊं तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है आई नॉट, तो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है आई नॉट अपॉन 22। कितना कम हो गई देखो। और सेकंड मैक्सिमा तो भूल ही जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे बनाया हुआ है मैंने देखना, यहाँ पे आई नॉट, इंटेंसिटी ये आई, ये आ गई, मिनिमा पे 0। अगले मैक्सिमा पे देखा आई नॉट अपॉन 22, देखो ग्राफ ऐसा हो गया। समझ में आया? यस सर। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अलग है डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस से। बन वही मैक्सिमम मिनिमा रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, कैसी इंटेंसिटी है, वो सारी चीज़ें अलग है यहाँ पे। अब बेटा ये तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटल, कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमारे सामने हमें दिखा हमने वो लिख लिए पॉइंट्स। हमने ये सब देखा, हमने ये चारों पॉइंट्स देखे मैंने, हमने ये देखा स्क्रीन पे। अब इसको एक्सप्लेन किया गया कि यार क्यों हो रहा होगा ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा होगा, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से। पहला, सर स्क्रीन के सेंटर पे मैक्सिमा क्यों बन रहा है, पहले उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सिमा एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब ये एक्सप्लेनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में सब्जेक्टिव पेपर आता है तो जनरली पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा इसमें।
तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सिमा एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर पे मैक्सिमा बना, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। देखो कैसे सुनना भाई। ये वेव फ्रंट आ रहा है ऐसे, लाइट आ रही है ऐसे, स्लिट की विड्थ ये है, ये स्लिट है, यहाँ से स्लिट की विड्थ ये है, वेव फ्रंट आ रहा है, मतलब लाइट ऐसे आ रही है यहाँ पे। वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करता है। मतलब कितने सोर्सेज होंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया। ये जो सेंटर वाला है, सेंटर वाले को आगे ज्वाइन कर दिया ऐसे सीधा, बिल्कुल सेंटर वाला हो गया है, तो सेंटर लाइन। अब बेटा एक उसके ऊपर सोर्स है, एक नीचे सोर्स है। अगर इन दोनों सोर्स को साथ में देखो, केवल दो सोर्स की बात करो, एक ये वाला सोर्स, एक ये वाला सोर्स, तो जितना ये चला यहाँ तक जाने के लिए, क्या उतना ये भी चला? दोनों बराबर चले? क्या दोनों सोर्स से निकलने वाली वेव ने बराबर दूरी ट्रेवल करी यहाँ तक जाने के लिए? तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? पाथ डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा आगे आ जाओ। अगर इन दोनों की बात करूं, इसकी और इसकी, क्या अगेन ये दोनों बराबर चल लेंगे यहाँ तक आने के लिए? yes. कहने का मतलब है कि मान लो ये स्लिट है, ये सेंटर लाइन है, मैंने सारे सोर्सेस को पेयर में डिवाइड कर दिया। सारे सोर्सेस को मैंने कैसे डिवाइड कर दिया? कैसे डिवाइड कर दिया? पेयर में। कि ये वाला सोर्स इसके साथ क्लब कर दिया इसको, ये वाला सोर्स इसके साथ इसको क्लब कर दिया। मतलब इन दोनों को मिला के देखूंगा, इसको और इसको मिला के देखूंगा, इसको और इसको मिला के देखूंगा। ऐसे सारे सोर्सेस को आपस में पेयर्स में देख रहा हूँ। तो जब इन दोनों को देखूंगा तो क्या यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा? यस सर। पाथ डिफरेंस जीरो होने का मतलब है, पाथ डिफरेंस जीरो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा। मतलब इन दोनों सोर्सेज ने मिलके स्क्रीन के सेंटर में क्या बनाया? मैक्सिमा। ऐसे ही अब इसको और इसको देखो, इसको देखोगे तो फिर से पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके भी मैक्सिमा बना रहे हैं, फिर ऐसे इन दोनों मैक्सिमा। इसका मतलब ये हुआ, हमने सोर्सेस को जब पेयर्स में डिवाइड करके देखा तो डेल्टा एक्स इज जीरो फॉर ईच पेयर ऑफ सोर्सेस, पाथ डिफरेंस इज जीरो फॉर ईच पेयर ऑफ सोर्सेज। तो इसका मतलब फॉर्मेशन हो गया मैक्सिमा का। मतलब सेंटर पे मैक्सिमा क्यों बना, क्या इस चीज को हम एक्सप्लेन कर ले गए? यस सर। समझ में आ गया ये चीज कि सेंटर पे मैक्सिमा बन रहा है, क्या उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों बना मैक्सिमा? मतलब सोर्सेज को पेयर में डिवाइड कर दिया और हर पेयर आपस में मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा, मैक्सिमा का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब आ जाओ फर्स्ट मिनिमा, कि सर फर्स्ट मिनिमा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनता है? फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा, हाँ, तो पहला मिनिमा बनता है ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे। अब बेटा देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, कहाँ बना। अब उसको एक्सप्लेन करने का हमने बस तरीका ढूंढ लिया कि ऐसा हो रहा होगा। तो ये तुम्हें एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए, ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी इसका एक पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस भी है जो कि जानने का कोई मतलब नहीं है। डिफ्रैक्शन केवल जेईई मेन के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में है भी नहीं। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन केवल मेंस के सिलेबस में है, एडवांस में नहीं पूछता है। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमें इसमें।
बस ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बता दे रहा हूँ कि बोर्ड में पूछ लेता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनता है? ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे बनता है। तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ लिया हमने। ए साइन थीटा बराबर लैम्डा बनता है मिनिमा। क्यों बनता है अब देखते, सुनना कैसे बनता है, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कि मान लो ये स्लिट है, सुनो और अलग से डायग्राम बना के बताता हूँ। ये स्लिट है, क्या स्लिट पे लाई करने वाले बहुत सारे इस स्लिट पे लाई करने वाला हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा? Yes, sir. इस स्लिट पे लाई करने वाला हर सोर्स, हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। स्लिट की विड्थ कितनी है? ए। तो बेटा क्या ये दूरी भी a/2 हो गई और ये दूरी भी a/2 हो गई? बोलो। Yes, sir. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सारी कहानी यही छुपी हुई है, अब तो बताऊंगा बस। अगर मैं यहाँ पे एक सोर्स लेता हूँ इस रीजन में, ऊपर वाले रीजन में, तो क्या नीचे वाले रीजन में भी बिल्कुल सेम एक ऐसा सोर्स ले सकता हूँ सच दैट दोनों के बीच दूरी a/2 हो? बोलो। Yes, sir. Yes. ले सकता हूँ? Yes, sir. देख लो अच्छे से। अगर मैं इस ऊपर वाले रीजन में कोई भी सोर्स ले लो, तुम ऊपर वाले रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तुम कोई भी पॉइंट ले लो, क्या उसके लिए तुम नीचे वाले रीजन में भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे सच दैट दोनों पॉइंट के बीच की दूरी a/2 आ जाए? है कि नहीं? कोई भी पॉइंट ले लो, तुम्हारा मन करे जो पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो, तुम कहीं भी लेना चाहो हाँ ले लो। देखो तुम बोलोगे सर बिल्कुल बीच में लो, अगर बिल्कुल बीच में लोगे तो यहाँ भी बीच में ले लो, a/2 हो गया। तुम बोलोगे सर यहाँ लो, सर यहाँ लोगे तो यहाँ भी यहाँ ले लो, ये a/2 हो गया। तुम बोलोगे सर यहाँ लो तो यहाँ भी यहाँ ले लो, ये a/2 हो गया। है कि नहीं? Yes, sir. मतलब अपर रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए लोअर रीजन में एक पॉइंट बैठा हुआ है जो कि उससे a/2 दूरी पे है। मतलब फिर से हमने इन सारे सोर्सेस को पेयर्स में डिवाइड कर दिया। हमने फिर से इन सारे सोर्सेस को पेयर में डिवाइड कर दिया, पेयर बना दिए सच दैट सेपरेशन कितना है पेयर के, जो एक पेयर में दो सोर्स है उनके बीच का a/2 के सेपरेशन पे। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर? अब अगर दो सोर्स a/2 के सेपरेशन पे हैं, तुम जब कोई पॉइंट लोगे ये थीटा होगा, तो बेटा पाथ डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे जरा बताओगे? a/2 साइन थीटा। ये तो हमने इंटरफेरेंस से याद किया हुआ है, d साइन थीटा होता था, करके देख लो वो भी हम ही आ जाएगा, उसमें बड़ी बात नहीं है। उसमें परपेंडिकुलर डालो तुरंत यहाँ भी निकल के आ जाएगा। यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, यही तो पाथ डिफरेंस है, कितना आएगा a/2 साइन थीटा। बोलो। Yes, sir. पाथ डिफरेंस आ गया a/2 साइन थीटा। हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? जिस पॉइंट पे a साइन थीटा किसके बराबर है? लैम्डा। हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है?
a/2 sin थीटा। बात समझ में आ रही है? हमने इन सारे सोर्सेस को पेयर्स में डिवाइड कर दिया और हर कोई भी पेयर ले लो तुम, उस पेयर के जो दो सोर्स होंगे S1 S2 उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा a/2 sin थीटा। a sin थीटा की जगह लैम्डा रख दिया तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया? λ/2 पाथ डिफरेंस आ गया λ/2 फॉर ईच पेयर ऑफ S1 S2। S1 S2 के हर पेयर के लिए पाथ डिफरेंस आ गया λ/2। और जब पाथ डिफरेंस λ/2 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो। डिस्ट्रक्टिव। पाथ डिफरेंस जब λ/2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमा, तो यहाँ पे क्या बन गया? मिनिमा बन गया। हमें यही तो प्रूव करना था कि a sin थीटा बराबर लैम्डा पे मिनिमा बन रहा है, यही तो प्रूव करना था हमें। भाई पहला मिनिमा कहाँ बना? a sin थीटा बराबर लैम्डा पे, ये तो याद कर लिया हमने, याद तो कर लिया कि पहला मिनिमा a sin थीटा बराबर लैम्डा पे बना, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे बन रहा होगा, वो एक्सप्लेन किया हमने यहाँ पे। सोर्सेस को दो के पेयर में डिवाइड कर दिया, मतलब पेयर में डिवाइड कर दिया और इस तरह से डिवाइड किया ताकि पेयर में सेपरेशन हो a/2। और फिर देखा यहाँ पे पाथ डिफरेंस उन दोनों में कितना होगा? a/2 sin थीटा। a sin थीटा तो लैम्डा के बराबर है, λ/2। तो जब इन दोनों में पाथ डिफरेंस λ/2 है तो ये दोनों मिलकर मिनिमा बना रहे होंगे। ऐसे ही हर पेयर यहाँ मिनिमा बना रहा होगा, तो फाइनली मिनिमा बन गया। समझ में आया? यस। अब अगर तुम्हें सेकंड मिनिमा का करना होता, सेकंड मिनिमा कहाँ बनता है? सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा 2 लैम्डा पे। तो उसमें पता है क्या करते? स्लिट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी मैंने 2 पार्ट में किया स्लिट को। स्लिट को कितने भागों में किया? 2 पार्ट 2 पार्ट में। अगर वैसे वो पूछता नहीं है जनरली, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा ही पूछता है, एग्जाम में पूछता है तो सेकंड मैक्सिमा नहीं पूछता है, सेकंड मिनिमा नहीं पूछता है। तो सेकंड मिनिमा के लिए तुम्हें इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता। चलो वो छोड़ो, अब आगे आ जाओ फर्स्ट मैक्सिमा। सोच सकते हो फर्स्ट मैक्सिमा खुद से? फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनता है ये तो पता है हमें, a sin थीटा बराबर 3 λ/2। a sin थीटा बराबर λ/2 पर कुछ नहीं मिलता। पहला मैक्सिमा जो बनता है a sin थीटा बराबर 3 λ/2। क्लियर है? बोलो। पहला मैक्सिमा बनता है a sin थीटा बराबर 3 λ/2 पे। तो बताओ फर्स्ट मैक्सिमा कैसे एक्सप्लेन करोगे? थोड़ा सोचो। सोचो कैसे एक्सप्लेन करोगे फर्स्ट मैक्सिमा? बेटा जो मैंने समझाया है इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें हो सकता है एग्जाम में लिखना पड़े, तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बार, उसको एनसीईआरटी से रीड कर लेना इसको, वर्ड्स में कैसे लिखना है। मैंने बताया सब कुछ तुम्हें, बट फिर भी एग्जैक्टली वर्ड्स में लिख के एक बार देख लेना एनसीईआरटी से देख के। चलो इस पे आ जाओ। फर्स्ट मैक्सिमा a sin थीटा बराबर 3 λ/2 पे बनता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं।
ये स्लिट की विड्थ है ए, मैंने इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो कितना कितना हुआ, ये कितना हुआ a/3, ये भी हुआ a/3 और ये भी हुआ a/3। मैंने इस स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, a/3 a/3 a/3। अब पहले मैं केवल ऊपर वाले दोनों पार्ट की बात कर रहा हूँ, अभी नीचे वाले पार्ट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो अभी। पहले मैं केवल ऊपर वाले दोनों पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं ऊपर वाले पार्ट में अगर एक सोर्स लेता हूँ तो क्या उसके लिए नीचे वाले पार्ट में उसके करस्पॉन्डिंग एक सोर्स ले सकता हूँ सच दैट दोनों के बीच दूरी हो a/3? यस ढंग से सोचो, आराम से, बिल्कुल। बोलो, समझ लो, आराम से, टाइम है, बिल्कुल समझो। समझ में ना आए तो पूछो कि सर कैसे हो रहा है। नीचे वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट को छोड़ दिया, उसको बाद में देखेंगे। ऊपर वाले जो 2 पार्ट हैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले पार्ट में अगर तुम यहाँ पे कोई सोर्स लेते हो तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले पार्ट पे भी एक सोर्स मिल जाएगा, ताकि दोनों के बीच सेपरेशन कितना होगा, a/3। ऐसे ही यहाँ लोगे तो यहाँ ले लोगे, यहाँ लोगे तो यहाँ ले लोगे, मतलब क्या इसके सारे सोर्सेस को इसके सारे सोर्सेस से क्लब करके a/3 में पेयर बना लोगे? यस। ऊपर वाले दोनों रीजन के ऊपर वाले 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स के सोर्सेस को हमने पेयर्स बना दिए उनके, ताकि सेपरेशन है a/3। अब इन 2 की वजह से यहाँ पे देखो तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों की वजह से, a/3 साइन थीटा और a साइन थीटा तो 3λ/2 है। a साइन थीटा कितना है, 3λ/2, 3 से 3 कट गया तो ये क्या आ गया, λ/2। मतलब इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस आया λ/2, तो बना मिनिमा। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों रीजन ने आपस में मिलके क्या बना लिया, मिनिमा बना लिया। वो तो खत्म हो गया आपस में, 0 हो गए एक तरह से समान। अब कौन सा बचा, नीचे वाला। मतलब अब जो भी इंटेंसिटी होगी वहां पर, उस पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी होगी वो केवल किसकी वजह से होगी, इस रीजन की वजह से। तो इस रीजन की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी आएगी। लेकिन जब सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी आई थी तो क्या वो पूरे रीजन के इंटरफेरेंस की वजह से आई थी? यस। अब यहाँ पे जो क्या लिया बेटा, इक्वल टू 3λ/2। हाँ, फिर बेटा a साइन थीटा 3λ/2 है। a साइन थीटा है ना 3λ/2। अच्छा, ये समझ लो, तो सॉल्व कर λ/2 आ जाएगा ना। तो तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाले दोनों कैंसिल हो गए, केवल नीचे वाले रीजन की वजह से लाइट आ रही है। तो इससे ये भी एक्सप्लेन होता है कि फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होती है। क्यों? सेंट्रल मैक्सिमा के फॉर्मेशन में पूरी स्लिट रिस्पॉन्सिबल थी, जबकि फर्स्ट मैक्सिमा के फॉर्मेशन में ये वाला पार्ट तो गायब ही हो गया, केवल ये वाला पार्ट बचा। समझ में आया? यस सर। इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बार, अच्छे से समझा तो दिया पूरा मैंने, बट एक बार पॉइंट्स में लिख लेना एनसीईआरटी से। तो फर्स्ट मैक्सिमा का एक्सप्रेशन क्लियर हो गया हमारा। ए बी बी सी जो है ए बी और बी सी ये दोनों अपोजिट है फेज में, मतलब आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गए, केवल सी डी बचा, सी डी की वजह से मैक्सिमा बनेगा।
कोई डाउट बेटा? डेल्टा एक्स के पहले माइनस है क्या बेटा? क्या सी के ऊपर कुछ लिखा है क्या माइनस? किसके ऊपर लिखा है? ए बी सी और ये जो मार्क है उसमें सी के ऊपर। ए बी सी डी नहीं बेटा, 3 पार्ट की है ना वो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, रेड से लाइन है वो, ठीक है? यस सर। फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा बराबर लैम्डा हमने पढ़ा था फर्स्ट मिनिमा के लिए। अब एक चीज़ देखो, फिर से डायग्राम पे आ जाते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है? मतलब देखो, हम ऐसा बोलते हैं और जो बोला लॉजिकल भी है कि एनर्जी मैक्सिमम जो एनर्जी है ना वो इसी रीजन में है, दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच में। अरे जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच में। उसके बाद भी है लेकिन उसके बाद कम है, बहुत कम है, इंटेंसिटी बहुत डाउन हो गई। 1/22 अगले वाले की 1/100 टाइम्स हो जाएगी, वो लगभग खत्म ही हो गया वो तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई एनर्जी कहाँ पे है तो मैं क्या बोल दूंगा? ये दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच में, उधर भी फर्स्ट मिनिमा इधर भी फर्स्ट मिनिमा, दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच में एनर्जी कन्फाइंड है कि नहीं? यस तो एनर्जी इज मोस्टली कन्फाइंड बिटवीन फर्स्ट मिनिमाज ऑन बोथ साइड्स। एनर्जी जो है वो दोनों तरफ के फर्स्ट मिनिमा के बीच में कन्फाइंड है, उसी रीजन में एनर्जी है मोस्टली। तो अगर मुझसे कभी पूछे कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा बना है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न की एंगुलर विड्थ क्या है? या तो पूछेगा एंगुलर विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न या बोलेगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो मेरा आंसर दोनों ही केस में क्या होगा? 2 थीटा। 2 थीटा। 2 क्यों लगाया? वो ऊपर वाला थीटा। हाँ भाई, ऊपर थीटा नीचे तो दोनों थीटा आएगा ना। देखो ये ऊपर थीटा है यहाँ पे, तो ये नीचे वाला भी तो थीटा होगा। तो इस रीजन की विड्थ क्या हो गई? एंगुलर विड्थ क्या हो गई इसकी? 2 थीटा। तो अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न या एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 थीटा। 2 थीटा। समझ में आया? 2 थीटा। और हमसे पूछा जाए लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, थीटा अगर स्मॉल हो, अगर थीटा छोटा मान लो, थीटा स्मॉल है, तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी? लीनियर विड्थ मतलब दूर लीनियर विड्थ, स्क्रीन पे विड्थ क्या दिखेगी सेंट्रल मैक्सिमा के? कैसे निकालोगे? अरे tan थीटा, ध्यान से सुनना, tan थीटा बराबर y/कैपिटल T कर सकते हो कि नहीं? ये देखो, अगर इस दूरी को y मान लो, इस दूरी को, तो tan थीटा बराबर y/कैपिटल D कर सकते हो? यस यस। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर कैपिटल D इंटू tan थीटा। थीटा छोटा है तो tan थीटा की जगह sin थीटा लिख सकते हो, तो D sin थीटा हो गया। और नीचे वाला भी जोड़ोगे तो टोटल विड्थ क्या हो गई? 2D sin थीटा। सही है? 2D sin थीटा। और sin थीटा क्या है? sin थीटा क्या है फर्स्ट मिनिमा के लिए? लैम्डा बाई ए। तो आंसर क्या आ जाएगा? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ जाएगी? 2D लैम्डा बाई ए। डी की जगह ए, डी मत लिखो यहाँ पे, ए लिख लो, ए। क्लियर है?
ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। एंगुलर विड्थ भी पूछ लेता है, लीनियर विड्थ भी पूछ लेता है। तो एंगुलर विड्थ 2 थीटा और एंगुलर विड्थ 2 थीटा में हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए बोल सकते हैं ना? बोलो। फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा बराबर लैम्डा है, तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए 2 थीटा हो गया एंगुलर विड्थ, और इंटू डी कर देंगे तो वो आ गया लीनियर विड्थ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। आपको ब्रैकेट में क्या था? एंगुलर विड्थ और डिफ्रैक्शन क्या है? पैटर्न एंगुलर विड्थ और डिफ्रैक्शन पैटर्न। कोई डाउट बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। टेन, जो बात भी बताया मैंने, टेन थीटा वाई अपॉन डी, थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा को साइन थीटा रख दिया, है ना। फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा बराबर लैम्डा है, तो ए साइन थीटा की जगह वाई अपॉन डी बराबर लैम्डा, तो वाई आ गया लैम्डा डी बाई ए। और जब विड्थ पूछेंगे तो 2y, वाई ऊपर वाई नीचे। अगर लीनियर मतलब लीनियर विड्थ पूछेंगे तो 2y, 2 पर लिखा था अभी। कोई डाउट? अब देखो, फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने देखा साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए होता है। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनता है? ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे, यानी कि फर्स्ट मिनिमा के लिए जो साइन थीटा होता है वो होता है लैम्डा अपॉन ए। तो अगर इफ ए इज ग्रेटर देन लैम्डा, अगर ए की वैल्यू लैम्डा से बहुत ज़्यादा है, इफ ए इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो इसका मतलब बोलो। बड़ी स्लिट है। अगर ए लैम्डा से बहुत बड़ा है तो क्या थीटा टेंस टू 0? और थीटा टेंस टू 0 का मतलब, थीटा वो एंगल है जिसमें लाइट स्प्रेड हुई है। तो अगर थीटा 0 हो गया, इसका मतलब लाइट स्प्रेड हुई? मतलब लाइट स्प्रेड नहीं हुई, डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो गया। और यही तो बताया था मैंने, अगर अपर्चर का साइज वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा हो जाए तो डिफ्रैक्शन नहीं होता, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन डोमिनेट करता है। बोलो कोई डाउट? बोलो। अच्छा, अगर ए और लैम्डा लगभग बराबर कंपेरेटिव है दोनों, तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन होगा। तीसरा केस, अगर ए लेस देन लैम्डा है, ए जो है वो लैम्डा से बहुत छोटा है। अब सोचो, ए अगर लैम्डा से बहुत छोटा है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब फर्स्ट मिनिमा मिलेगा ही नहीं स्क्रीन पे, फर्स्ट मिनिमा स्क्रीन पे। तो बताओ डिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? है? नहीं हुआ। सोचो, डिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सर पॉसिबल नहीं होगा। अरे डिफ्रैक्शन तो हुआ, क्योंकि देखो साइज तो कम है भाई, अपर्चर का साइज तो बहुत कम है, तो डिफ्रैक्शन तो हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा एंगल पे हो गया। अब सॉल्व करने पे तो 90 से मतलब ऐसा आ रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 से बड़ा, ऐसा आ जा रहा है वो। मतलब स्क्रीन पे हमें मिनिमा देखने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा स्क्रीन पे? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। समझ, सोच के देखो।
मिनिमा को दूर ले जाओ तो यहाँ तक लाइट गई, और दूर ले जाओ यहाँ तक लाइट गई, बहुत दूर ले जाओ मिनिमा को, तो क्या लाइट बहुत एंगल पे फैल गई? Yes. तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पे? लगभग यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखेगा, हर जगह लाइट पहुँच गई सर। फर्स्ट मिनिमा तो बहुत दूर है। बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है तक? क्वेश्चन देखें। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर फिर डार्कनेस मतलब एग्जिस्ट क्यों करेगी? सर जो डेली लाइफ में बॉक्सेस और ये सब होते हैं सर, उसमें सर मतलब इतने छोटे होल्स तो होते ही कहीं ना कहीं की मतलब वेवलेंथ से छोटे, तो सर उससे नहीं पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है? हो जाएगा ना बेटा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा होल कर दिया तो मतलब लाइट पूरा स्प्रेड हो जाएगी, पूरे रीजन में स्प्रेड हो जाएगी उसमें। तो मैं कुछ आइडियल केसेस नहीं होती है, वरना तो ये बहुत कॉमन होता है सर। बेटा कॉमन नहीं होता है, इतना छोटा होल, हम बोल रहे हैं डिफ्रैक्शन ही देखने को नहीं मिलता है। हम तो बोल रहे हैं केस 2 ही देखने को नहीं मिलता है नॉर्मल लाइफ में, तुम इसकी बात कर रहे हो। यही नहीं होता है नॉर्मली तो, ठीक है ना? स्लिट की विड्थ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम और लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 3000 एंगस्ट्रॉम। पहला सवाल है फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ π/3 आ रही है? यस। अच्छा ठीक है। देखो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या a sin थीटा बराबर लैम्डा होता है? Yes, sir. सेंट्रल मैक्सिमा के लिए a sin थीटा बराबर लैम्डा रखते हैं। a की जगह पे 6000, लैम्डा की जगह पे 3000, सॉल्व करके थीटा आ गया 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री आ गया तो इसका मतलब एंगुलर विड्थ होती है 2 थीटा यानी 60 डिग्री आंसर है। कोई डाउट? बोलो। नो। अगला सवाल है फाइंड लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इफ कैपिटल D इज 2 मीटर। कैपिटल D 2 मीटर है तो सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ क्या होगी? कितना? टेन थीटा बराबर वाई है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना, 2d लैम्डा बाई ए लगा दो कहीं। Yes, sir. अरे नहीं, 2d लैम्डा बाई ए नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला तब लगता है जब थीटा छोटा होता है। यहाँ थीटा 30 डिग्री आया है, यहाँ थोड़ी लगा दोगे फॉर्मूला सीधा। टेन थीटा बराबर वाई अपॉन डी से करो। टेन थीटा होता है वाई अपॉन डी, थीटा 30 डिग्री है तो टेन 30 1/√3 आ गया, डी 2 दिया हुआ है तो वाई आ गया 2/√3। क्या यही आंसर है? नो सर, इसका डबल, वाई ऊपर वाई नीचे। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, लीनियर विड्थ विल बी 2y यानी कि 4/√3 मीटर। कोई डाउट? No, sir.
तीसरा सवाल है इसी का, फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या करोगे? A sin theta बराबर 3 लैम्डा। हाँ, a sin थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2 रख दो सारी वैल्यूज। तो a की जगह 6000, लैम्डा की जगह 3000, सारी वैल्यूज रख दी तो थीटा आ गया साइन इनवर्स 3/4। इतने थीटा पे हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। बोलो क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा अब ये फाइनली जो मैंने तुम्हें बताया याद करने के लिए, ये याद करना है तुम्हें फाइनली डिफ्रैक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लिट है, स्लिट की विड्थ a है, सामने सेंटर पे बन गया सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब a sin थीटा बराबर 0 पे बन गया मैक्सिमा, a sin थीटा बराबर लैम्डा पे फर्स्ट मिनिमा, 2 लैम्डा पे सेकंड मिनिमा, ऐसे ही नीचे लैम्डा पे फर्स्ट मिनिमा, 2 लैम्डा पे सेकंड मिनिमा, और a sin थीटा बराबर लैम्डा बाई 2 पे कुछ नहीं मिलता, 3 लैम्डा बाई 2 पे फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे ही नीचे भी 3 लैम्डा बाई 2 पे फर्स्ट मैक्सिमा। ये डायग्राम याद होना चाहिए अच्छे से हमें डिफ्रैक्शन में। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सर्कुलर अपर्चर। अभी तक हमने जो डिफ्रैक्शन पढ़ा वो पढ़ा स्लिट से। अभी तक डिफ्रैक्शन किसके थ्रू पढ़ा था हमने? स्लिट के थ्रू। अब हम डिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर अपर्चर यानी कि होल के थ्रू। अगर वही कार्डबोर्ड की शीट ली होती हमने और उसमें एक होल बनाया होता स्लिट की जगह, तो कैसे होता उसकी बात करेंगे। इसका केवल फॉर्मूला याद करना है हमें। तो डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सर्कुलर अपर्चर और होल, ये कार्डबोर्ड की शीट, यहाँ पे अपर्चर है, होल का डायमीटर a है, यहाँ से थीटा एंगल पे देखें, सेंटर पे तो सेंट्रल मैक्सिमम बन गया भाई, सेंटर पे देखेंगे तो यहाँ तो सेंट्रल मैक्सिमम बन गया, a sin थीटा बराबर 0। अब जो फर्स्ट मिनिमा होता है थीटा पे, फर्स्ट मिनिमा, हमने कंडीशन पहले पढ़ी थी स्लिट के केस में, फर्स्ट मिनिमा के लिए a sin थीटा बराबर लैम्डा। यहाँ पे बस इतना सा चेंज है कि फर्स्ट मिनिमा के लिए a sin थीटा बराबर 1.22 फैक्टर आ जाता है, 1.22 लैम्डा। बस ये फर्क है, बाकी तो सेम है, मतलब यही चलेगा, बस फैक्टर आ गया 1.22 एक्स्ट्रा एक। तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ बना? a sin थीटा बराबर 1.22 लैम्डा पे, तो sin थीटा बराबर निकाल लेंगे। बस ये फर्क है होल में। स्लिट के केस में a sin थीटा बराबर लैम्डा और होल के केस में a sin थीटा बराबर 1.22 लैम्डा। बोलो क्लियर? ये देखें स्लिट है, स्लिट की विड्थ है a, स्लिट है, स्लिट की यहाँ से लाइट ऐसे आ रही थी, यहाँ से ऐसे आ रही थी लाइट, स्लिट की विड्थ है a, डिफ्रैक्शन हुआ, स्प्रेड हो गई, ये फर्स्ट मिनिमा है। फर्स्ट मिनिमा का मतलब a sin थीटा बराबर लैम्डा होता है, तो sin थीटा बराबर लैम्डा बाई a। बोलो क्लियर? तो इसकी विड्थ क्या लिखते हैं? इसकी विड्थ क्या होती है बोलो? अगर यहाँ से दूरी z है, z, अगर यहाँ से दूरी कैपिटल D की जगह z मान लो, तो इसकी विड्थ क्या होती है? 2 लैम्डा d बाई a पढ़ा था, तो d की जगह z रख देंगे, 2 लैम्डा z बाई a इफ थीटा स्मॉल। सही है? अब एक चीज सोचो, मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 8 सेंटीमीटर, तो क्या बोलोगे? डिफ्रैक्शन हुआ? क्या बोलोगे? डिफ्रैक्शन हुआ? अरे डिफ्रैक्शन कब होगा? तुम कब बोलोगे डिफ्रैक्शन हुआ? लाइट स्प्रेड होनी चाहिए ना, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर थी तो ये 10 से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी तो बोलोगे डिफ्रैक्शन हुआ। यस। बोलो। अब जो ये विड्थ आ रही है 2 लैम्डा z अपॉन a, क्या ये a से ज़्यादा होनी चाहिए? यस। तभी तो डिफ्रैक्शन होगा। तो फॉर डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स 2 लैम्डा z अपॉन a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a।
फॉर डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स 2 लैम्डा जेड अपॉन ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब जेड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। लेकिन एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो बेसिकली देखो, इसका मतलब समझो पहले कि अगर तुम यहाँ से कम दूरी पे देखोगे तो तुम्हें लगेगा सर डिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। Z की मिनिमम वैल्यू उतनी होनी चाहिए तब तुम्हें लगेगा सर डिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट स्प्रेड हुई है। अगर स्क्रीन को पास में रख दोगे ना कुछ नहीं होगा, डिफ्रैक्शन दिखेगा नहीं तुम्हें। स्क्रीन को दूर रखेंगे, Z ज़्यादा होगा तब तुम्हें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो मिनिमम कितनी दूरी पे स्क्रीन रखें सो दैट डिफ्रैक्शन में दिखे, उस दूरी को नाम दिया गया है फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। स्क्रीन जो स्लिट है, स्लिट से स्क्रीन मिनिमम कितनी दूरी पे होनी चाहिए सो दैट डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर ऑब्जर्वेबल, उसे कहते हैं फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। ZF से डिनोट करते हैं और एनसीईआरटी में फॉर्मूला है वही तुम्हें याद करना है, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस ZF का फॉर्मूला है ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इसका मतलब क्या है, मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे स्क्रीन मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए ताकि डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर ऑब्जर्वेबल। बोलो क्लियर बेटा? अरे यहाँ तक क्लियर? मतलब अगर Z जो है, अगर ZF से कम दूरी पे देखोगे, अगर फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस से कम दूरी पे देखोगे तो डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा तुम्हें, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन डोमिनेट करेगा, रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। Z ग्रेटर देन ZF पे देखोगे तो डिफ्रैक्शन दिखाई देगा, वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। बोलो क्लियर? अरे क्लियर है? क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स ए गुड अप्रोक्सीमेशन विद अपर्चर ऑफ 3 mm एंड लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर। इसमें कहाँ तक हम, कितनी डिस्टेंस तक हम मान सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स चल रहा है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन लाइट डोमिनेट करेगा, कितनी डिस्टेंस तक? क्या करोगे? निकाल लो ZF, बस वही करना, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा वैल्यू रखोगे 18 मीटर आ जाएगा, यानी कि 18 मीटर तक हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। 18 मीटर तक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन डोमिनेट करेगा और 18 मीटर के बाद फिर डिफ्रैक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ में आया? यहीं तक रखेंगे बेटा, अगली क्लास में हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके आना।